जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट एग्ज़ाम 2018 के पेपर की। तो रिट एग्ज़ाम 2018 को जो पेपर हुआ था, ये 11 फरवरी 2018 के अंदर आयोजित हुआ था। ये तो परीक्षा 2017 की थी, लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था वो था 11 फरवरी 2018 को। इस पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, पहले सबसे पहले देखते हैं खंड अ को। तो खंड अ यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर पहला आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है डिस्ग्राफिया। क्या भाई? डिस्ग्राफिया यहाँ पर है आप, डिस्ग्राफिया कहलाता है ये। दूसरा है यहां पर निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो निम्न में से यहां पर निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो आपको बताना ये योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित इसमें से कौन सा है। तो यहां बात करेंगे अपन सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन की यहाँ पर बात करें तो ये है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। ऑप्शन नंबर डी राइट। तो उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की जो श्रेणी है वो यहाँ पर आपको बतानी है कि कौन सी है। तो यहाँ बात करेंगे प्रकृतिवादी कौशल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाइए कि दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या होगा। तो दो भाषाओं को बोलने वाले बच्चों के लिए सही लाभ यहाँ पर बात करेंगे, जैसे अवधारणा गठन में सुविधा, बिल्कुल ये भी होगा। विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, ये भी होगा। संख्यात्मक लचीलेपन में सुविधा, तो ये भी राइट होगा, यानी कि उपरोक्त यहाँ पर सभी राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे अ देखे अपन यहाँ पर अ में न केवल ये पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछा कि कैसे और क्यों। ठीक है। ब में अपन देखते हैं उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा तर्क की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो क्या? तो आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। क्या होगा? आलोचनात्मक सोच। सकारात्मक और नकारात्मक, यहां पर देखेंगे आप सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या फिर घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? तो ये होगा दोस्तों व्यवहार। क्या होगा? व्यवहार। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या फिर घटनाएं जो व्यवहार, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। नियमित कक्षा कक्ष में बच्चों को यहाँ पर आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो नियमित कक्षा में शिक्षित करना, तो यहाँ होगा पूरे समय। क्या होगा? जैसे बात करेंगे यहाँ पर समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। एक भाषा शिक्षक का उदाहरण होगा ये। ऑप्शन नंबर एक यहां पर राइट है। मनोविश्लेषण का मानना है कि ये एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आसन रखता है। ये क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है इक्वेशन जो असर रखता है, ये दबाव कहलाता है। क्या कहलाता है? दबाव। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अंतर्मुखता
बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित हैं। तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है। जैसे हैंस आइजैक ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। तो प्रेरणा यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसमें राइट हुआ था कि छात्र सक्रिय हैं अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त वो करता है। तो ये इसकी प्रेरणा है। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या होगी। यदि बात करें बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो यहाँ पर आपको बताना है कि आंतरिक प्रेरणा क्या होगी। तो ये अपने आप में एक अंत है, इसका क्या है, ये अपने आप में एक अंत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। एक वैक स्थिति विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है वो है यहाँ पर, जैसे बात करेंगे अपन तो दिमागी आरोग्यता ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका, दिमागी आरोग्यता। एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है वो है यहाँ पर परिमेयकरण ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती हैं। ये पहलू उस श्रेणी से संबंधित हैं, तो वो श्रेणी कौन सी है, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन सामाजिक कारक ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देते हैं। तो निम्न स्थितियों में से कौन यहाँ पर समायोजन को बढ़ावा देते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। क्या भाई, निम्न परिस्थितियों में से कौन समायोजन को जो बढ़ावा इसको देता है समायोजन को, वो है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति, इसको बढ़ावा देते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से वॉल्यूम के वर्गीकरण के जो कौन से संज्ञात्मक स्तर की व्याख्या की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा सप्रयोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि का व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आंकलन। कौन सा प्रक्षेत्र वॉल्यूम के वर्गीकरण के नामित नहीं है। तो यहाँ बात करेंगे अपन कौन सा प्रक्षेत्र वॉल्यूम के वर्गीकरण के नामित नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपत्ति दर्ज हुई थी और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हुआ था उस टाइम। तो ये है 19वां क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन हुआ ही नहीं था, आपत्ति जो दर्ज हुई थी इस क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर सी की, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बताना चाहिए। अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है और धीरे धीरे वर्धित और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। तो इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है। तो इस प्रकार की जो प्रगति है इसके अंदर बात करेंगे हम
जैसे बी और सी, इस क्वेश्चन में बी और सी दोनों राइट है, और दोनों इसी में भी आपत्ति हुई थी, लेकिन इसमें बी और सी दोनों यहाँ पर राइट हुए थे। इसमें भी आपत्ति दर्ज हुई थी क्वेश्चन के अंदर, बी और सी यहाँ पर दोनों राइट है। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित हैं? तो विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक जो संबंधित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे हम। एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे जो विशेषता जो है मौखिक क्षमता, यहाँ पर मौखिक क्षमता है, मौखिक क्षमता में उस या निम्न है जो बाद की उम्र में भी रहेगी, ये बयान के महत्व पर जोर देता है। तो कौन इस पर देता है जोर? तो ये देता है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता इस पर जो जोर देता है। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में भी आपत्ति दर्ज हुई थी। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस को सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले परीक्षण के कदमों की आवाज़ सुनता है, तो इस संवृद्धि को क्या कहा जाता है? यह है अनुकूलित उत्तेजना। क्या है भाई? अनुकूलित उत्तेजना। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंत क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं। ये सिद्धांत में प्रतिबिंब होता है। तो इस सिद्धांत में जो प्रतिबिंब होता है वो किसका होता है? जब बात करेंगे यहाँ पर पियाजे संख्यात्मक विकास सिद्धांत की, ऑप्शन बी इसमें राइट है। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, ये जाना जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है? ये संतुलन के लिए ही जाना जाता है। किसके लिए? संतुलन, ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की जो सावधानी इसमें नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी है। बुद्धि का व्यक्तिगत आंकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचित बातचीत है, ऑप्शन नंबर बी। एरिकसन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 1-3 का छात्र 9 के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो ये किस चरण से जो मेल खाता है? ये परिश्रम बनाम हीनता से मेल खाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संभृत परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? तो छात्रों के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपने देखा यहाँ पर खंड अ, और बहुत ही जल्द अगली वीडियो में आपको बाकी वाले जो खंड 2nd, 3rd और 4 बाकी वाले खंड भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और हाँ, इन सभी की जो PDF हैं जो आप डिस्क्रिप्शन चैनल में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।